अब पूरे मोहल्ले में बख्शी परिवार की बदनामी हो रही थी। हर कोई अब आयत और शब्बीर बख्शी की बुराई कर रहा था। अब मोहल्ले की औरतें कह रही थीं, बताओ बहन जी, शब्बीर साहब और उनकी बेटी देखने में कितने शरीफ लगते हैं, लेकिन हरकतें तौबा तौबा। तभी दूसरी ने कहा, आयत इतनी मासूम है, लगता तो नहीं वो ऐसी लड़की होगी। तभी एक औरत ने कहा, बहन, बिना आग लगे धुआं थोड़ी ना उठता है। तुम सब ने देखा नहीं वो लड़का कैसे आयत का हाथ पकड़कर लाया था। निम्मो और शब्बीर साहब कैसे बुत बने खड़े थे और फिर वो तस्वीरें आयत का चेहरा साफ दिख रहा था। हे भगवान, ये तो बड़े गिरे हुए लोग निकले। तब एक आंटी ने कहा, लेकिन एक बात तो है, आयत ने लड़का बड़ा अमीर फंसाया है। और सब हंसने लगी। अब निम्मो उन सब औरतों की बातें सुनकर घर आकर रोने लगी। अब शब्बीर बख्शी के पास समीर का कॉल आया जो कह रहा था, पापा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? आयत को आप कहां भेज रहे थे और कौन आयत को घर लेकर आया? तब शब्बीर बख्शी ने कहा, किसने कहा तुमसे ये सब? तब समीर ने कहा, जिया से बात हुई थी मेरी। तब शब्बीर बख्शी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आयत का कोई कॉलेज फ्रेंड था, आयत को कॉलेज से घर तक की लिफ्ट दी। अब समीर ने कहा, वो फोटो? तब शब्बीर बख्शी ने गुस्से में कहा, तुम अपने पेपर की तैयारी करो, ये तुम्हारा आखिरी साल है, यहां मैं देख लूंगा। मैंने बात की है तुम्हारे इंस्पेक्ट जावेद अंकल से, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और शब्बीर बख्शी ने कॉल कट कर दिया। अब आयत ने कहा, पापा, आप समीर को कुछ क्यों नहीं बता रहे? तब शब्बीर बख्शी ने कहा, समीर कहीं का प्राइम मिनिस्टर है या कोई जज या ऑफिसर है, क्या कर लेगा? वो सब जानकर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी मेरी तरह एक आम आदमी है। वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। और समीर यहां आया तो एक नई मुसीबत में फंस जाएगा। और अब आयत को भी लगा, शायद पापा ठीक कह रहे हैं। और तभी आयत को अबीर की माँ शबनम के जोर जोर से बोलने की आवाज आई और वो जल्दी से बाहर आई तो देखा अबीर की माँ उसकी माँ निम्मो पर बरस रही थी। और अब शबनम ने आयत को देखते हुए कहा, लो, आ गई तुम्हारी पाकीज़ा बेटी। शक्ल इतनी मासूम, लेकिन हरकतें इतनी गिरी हुई। तेरी माँ ने मुंह से कहा था तुझे कोई गली का लड़का परेशान कर रहा है, लेकिन निम्मो ने ये नहीं बताया वो कोई इतना बिगड़ा हुआ खतरनाक रईस आदमी है जिसके एक इशारे पर पूरी फ्लाइट कैंसल हो गई। मेरे बेटे अबीर को इतना बुरा मारा है कि वो जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। याद रखना, आयत, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर शबनम चली गई और निम्मो और आयत अपनी आंखों से सब अपनों को बदलते देख रही थीं। अब आयत खामोश बैठी थी और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि इस हंसते खेलते बख्शी परिवार में आर्यन शाह एक तूफान की तरह आया और तिनका तिनका बिखर गया था। जिस घर में हंसी गूंजा करती थी वहां अब सन्नाटा फैल चुका था। अब आयत के पास अदा आई और कहा, क्या यार आयत, तुम इतने सोग में क्यों बैठी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे पीछे इतना अमीर कबीर लड़का पड़ा है जिसके पास आर्यन शाह जैसी करोड़ों की गाड़ी है। मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को लकी मानती कि मुझे आर्यन शाह की जैसी गाड़ी वाला तो लेने आया और तुम हो के मातम कर रही हो। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए क्या अब आर्यन शाह आएगा? बेवकूफ लड़की। अब आयत ने एक झटके से अदा की तरफ देखते हुए कहा, काश ना आता। और अदा ना समझी में आयत को देखने लगी। और अब आयत ने उदासी से कहा, अदा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने कभी किसी आर्यन शाह या किसी अमीर कबीर लड़के की ख्वाहिश नहीं की थी। मैं तो अपने लिए एक आम सा लड़का और एक आम सी जिंदगी चाहती थी, लेकिन हमें वही क्यों मिलता है जिसकी हम कभी ख्वाहिश नहीं करते। अब अदा ने कहा, ये पहली सिंड्रेला है जिसको प्रिंस चार्मिंग सोने के रथ पर ले जाने आ रहा है और इसको चमन लाल के साथ स्कूटर पर घूमना है। अब आयत ने गुस्से में कहा, ये प्रिंस चार्मिंग अकेला नहीं आ रहा है, ये अपने साथ मेरे घर की और मेरी बदनामी और बर्बादी भी ला रहा है। और ये कहकर आयत अपने कमरे में चली गई। आयत अगले दिन कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई, लेकिन तभी शब्बीर बख्शी ने पूछा, कहां जा रही हो? अब अदा ने आहिस्ता से कहा, पापा, कॉलेज जा रही हूं। तब शब्बीर बख्शी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की पहले ही हमारा इतना तमाशा बन चुका है, अब मैं नहीं चाहता
फिर से कोई और बात हो, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, घर में रहोगी। अब आयत अपने रूम में आ गई और अपनी बुक को सीने से लगाकर रोने लगी थी। अब आयत को पहली बार किसी से नफरत हो रही थी, और वो था आर्यन शाह, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब आयत बैठी रो रही थी जब उसको अपने सामने आर्यन शाह का फेस दिखाई दिया, क्योंकि जिस इंसान की वजह से आयत का सब कुछ खत्म हो चुका, उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब भी टूटता हुआ दिख रहा था। अदा उसी इंसान का पोस्टर हाथ में लिए आ रही थी और अब आयत का खून खोल गया और उसने अदा से वो पोस्टर छीनकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज फिर दोनों बहनों के बीच आर्यन शाह की वजह से झगड़ा हो रहा था और अब दोनों बहनें एक दूसरे को बाल पकड़ पकड़ कर मार रही थीं। और फिर उसी शाम आर्यन शाह का कॉल आया। उसने हंसते हुए कहा, आई लाइक कैट फाइट। अच्छा लड़ लेती हो दोनों बहन, तुम दोनों को तो रेसलर होना चाहिए था। अब आयत हैरान थी कि अब तो उसने लॉकेट भी नहीं पहना हुआ, फिर कैसे उसको मेरी हर बात पता चल रही है। और अब आयत ने आखिर पूछ ही लिया, मैंने तो लॉकेट भी नहीं पहना, फिर कैसे आपको सब पता चल रहा है? अब आर्यन ने कहा, आर्यन शाह तुम्हारी खबर रखने के लिए किसी लॉकेट का मोहताज नहीं है, लेकिन अब तुमने जो मेरा पोस्टर फाड़ने की गलती की है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे 100 पोस्टर पर आई लव आर्यन शाह लिखोगी और उनको अपने रूम में, घर में और जहां भी तुम लगा सकती हो वहां कल तक लगाओगी। समझ गई? और अगर नहीं समझी तो फिर मुझे तुम्हें समझाने का दूसरा तरीका भी आता है। ओके। और कॉल कट गई। और अब आयत मरती क्या ना करती, उसने आर्यन शाह के 100 पोस्टर पर रात भर बैठकर आई लव आर्यन शाह लिखा और सुबह में उनको सब जगह लगाने लगी। और अदा ये सब देखकर हंसती हुई बोली, लगता है कल मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही पीट दिया, इसलिए अब तुम भी एक रात में आर्यन शाह की दीवानी हो गई। और अब आयत ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखा। अब एक रोज का दिन था जब आयत अपनी मां के साथ बाहर जा रही थी। जब आयत को अदा के रूम के बाहर उसके रोने की आवाज आई। आयत अब अंदर गई तो देखा अदा बैठी आंसू बहा रही है। अब आयत ने उससे पूछा, क्या हुआ अदा, तुम इतना रो क्यों रही हो? तब अदा ने गुस्से में कहा, आयत तुम दफा हो जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, अब और परेशान मत करो। अब आयत ने कहा, तुम कुछ बताओगी भी? और आयत उसको झोर देकर पूछने लगी तो अदा ने गुस्से में कहा, मुझे आर्यन शाह चाहिए, क्या लाकर दे सकती हो? और इतना सुनते ही आयत सुन पड़ गई। अब आयत ने हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो तुम? तब अदा ने कहा, ठीक कह रही हूं, क्योंकि आज मुझे आर्यन शाह की वजह से मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। तब आयत ने गुस्से में कहा, प्लीज अदा पूरी बात बताओ। तब अदा ने रोते हुए सब बताया। आयत, जब मैं आर्यन शाह के कॉन्सर्ट से आई थी, उसके बाद मैंने अपने स्कूल की दोस्तों को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी कि मैं कॉन्सर्ट के बाद गलती से आर्यन शाह के मेकअप रूम चली गई और आर्यन शाह ने मेरी हेल्प की और तब से मेरी आर्यन शाह से मेरी दोस्ती हो गई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने आर्यन की हर जानकारी गूगल से निकालकर उनको बताती और उन्होंने मेरी बात का यकीन करना शुरू कर दिया। और फिर सारी लड़कियों ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। और ये बात मेरी क्लास मॉनिटर को भी पता चल गई और उसने ये बात प्रिंसिपल मैडम को और स्कूल के ट्रस्टी तक पहुंचा दी। और अब प्रिंसिपल ने मुझसे कहा है, अगर ये कहानी सच है तो अब तुम स्कूल में आर्यन शाह का ऑटोग्राफ एक सफ़ेद कपड़े पर लेकर आओगी। उस कपड़े को हम अपने ऑफिस में फ्रेम कर में लगाएंगे ताकि हमारा स्कूल फेमस हो जाए। और अगर ये सब तुम अफवाह फैला रही हो तो तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्कूल से रस्टिकेट हो चुकी हो। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं आर्यन शाह का ऑटोग्राफ? क्योंकि उसको तो मैंने कभी पास से भी नहीं देखा है और मुझ बेवकूफ़ ने सबसे उसको अपना बॉयफ्रेंड बता दिया है। अब आयत सर पकड़कर बैठ गई और कहा, ये तुमने क्या कर दिया? अदा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस आर्यन शाह की वजह से तुम एक दिन बुरी फंसोगी और अब तुम फंस चुकी हो। मम्मा पापा को भी नहीं बता सकते, वो पहले ही बहुत परेशान है। और अब अदा के इस तरह रोने पर आयत ने कहा, मैं कुछ करती हूं। अब अदा ने हैरान होकर कहा, इसमें तुम क्या करोगी? मुझे आर्यन शाह का ऑटोग्राफ चाहिए, समझ गई? कभी सपने में भी देखा है आर्यन शाह। अब जाओ तुम यहां से।
अब आयत ने पहली बार अपनी बहन की खातिर आर्यन शाह को कॉल किया, क्योंकि वो अदा का फ्यूचर बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। और आर्यन, जो अपनी गर्लफ्रेंड हाले के साथ डेट पर था, जब उसने आयत का कॉल देखा तो वो चौंक गया। और आर्यन को अब एक अजीब सी खुशी मिली, क्योंकि उसकी विश ने पहली बार उसको कॉल किया था। लेकिन जल्दी ही उसकी इस खुशी पर आयत ने पानी फेर दिया, जब आयत ने बिना एक पल गवाए कहा, मुझे आपका फेवर चाहिए। अब आर्यन का मूड ऑफ हो चुका था और उसने रूडली पूछा, क्या फेवर चाहिए? अब आयत ने कहा, आपको हर बात की तरह यह भी पता चल गया होगा। अब आर्यन ने कहा, तुम्हारा हर वक्त पता रखने का टाइम नहीं है, मेरे पास जल्दी बोलो, क्या बात है? अब आयत ने अदा की सारी बातें रिपीट की और अब आर्यन ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी बहन के इस झूठ में उसका साथ दूं, ताकि मैं एक नई कंट्रोवर्सी में फंस जाऊं। लड़की, मैं तुमसे बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है। आर्यन शाह तुम्हारी पहुंच में आ चुका है। अपनी औकात मत भूलो, तुम अभी भी एक मिडिल क्लास लड़की हो और मैं अभी भी वही रॉक स्टार आर्यन शाह हूं, जो तुम्हारी औकात और पहुंच दोनों से बाहर है। ऑर्डर सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूं, तुम ना। इसलिए अपनी औकात में रहो माय डियर वाइफ। अब आयत ने आहिस्ता से रूंधी हुई आवाज में कहा, आप मुझे अपनी वाइफ बोलकर फिर भी मुझसे मेरी औकात की बात कर रहे हो। क्या आपको नहीं पता, एक बीवी की औकात उसके शौहर से अलग नहीं होती, और आर्यन शाह की वाइफ की क्या औकात है ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं। और मेरी क्या मजाल में आपको ऑर्डर दूं, मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूं अपनी बहन की खातिर, मानना आपके बस में है। ये कहकर आयत ने कॉल कट कर दिया और अब आर्यन खामोश खड़ा था। अब यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आयत ने आर्यन शाह की बोलती बंद कर दी थी। जिस आर्यन शाह के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, जो पूरी दुनिया को अपनी सुना रहा था, आज एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की आयत ने उस रॉक स्टार आर्यन को सुना दिया था और आर्यन शाह बेआवाज हो चुका था। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।